हेलो फ्रेंड्स। मैं कृष्णा अगेन आज लेके आया हूँ आपके लिए जीएसटीआर के बारे में बात करने के लिए कि जीएसटीआर कितने टाइप के होते हैं, जीएसटीआर किनको भरना पड़ता है, इनकी ड्यू डेट क्या होती है, कौन सी स्कीम होते हैं, रेगुलर रहते हैं कि ये क्वार्टरली रहते हैं। अगर क्वार्टरली रहते हैं तो उन्हें किस सिचुएशन में उनको अपना जीएसटीआर भरना होता है और कौन कौन से बिजनेसेस इस स्कीम में फॉल करते हैं, किस स्कीम के बिजनेसेस में को ये बिजनेसेस नहीं ले सकते हैं। ये सब जानकारियाँ आज मैं जीएसटीआर के बारे में बात करूँगा। तो जीएसटीआर रिटर्न्स होता क्या है और कैसे भरते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जीएसटी में रजिस्टर्ड बिजनेस को अपनी कैटेगरी की अकाउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग से हर मंथ या हर क्वार्टर के मंथ में जीएसटी की रिटर्न सबमिट करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल ईयर जो रहता है, फाइनेंशियल ईयर रहता है, उसके बाद सबको डिफरेंट टाइप के ईयरली रिटर्न्स, एनुअली रिटर्न्स बोलते हैं जिनको हमें, वो सबमिट उनको करने पड़ते हैं, ठीक है। हम जानेंगे कि जीएसटी रिटर्न होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे कितने टाइप के होते हैं, किस कैटेगरी के बिजनेसेस को कौन से रिटर्न सबमिट करने होते हैं और किस डेट पर तक जो ड्यू डेट रहती है जब तक इनको सबमिट करना होता है, ठीक है। इस पर द जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस करने वाले को हर मंथ, हर क्वार्टर मंथ पर अपने गुड्स एंड सर्विसेज की सेल्स एंड परचेज की डिटेल्स गवर्नमेंट को बतानी होती है। इन डिटेल्स को जीएसटी के रिटर्न फॉर्म्स में फिल करके देना होता है और इनको ऑनलाइन आपकी जीएसटी की वेबसाइट पे सबमिट करना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर साथ में ही हमें क्या देना पड़ता है कि टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स आउटपुट टैक्स पे जो हमारा टैक्स कलेक्शन है उनको हमारा जो एडजस्टमेंट रहता है, जैसे कि इनपुट टैक्स हो गया जो हमने परचेस की थी, जिस बिजनेस ने परचेस की थी, उनकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उनकी डिटेल्स भी हमको वहाँ पे सबमिट करानी होती है। अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, अगर हमने उसकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है और उसका पेमेंट हमने दे दिया है तो उसकी भी डिटेल्स हमें जीएसटी की रिटर्न में सबमिट करानी होती है। So here we can say that GST returns like that kind of returns filing जिसमें आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड डील्स, ट्रांजेक्शन्स और गुड्स एंड सर्विसेज पे जो इन डिटेल्स रहती है, इनकी सारी डिटेल्स रहती है, वो सब आपको फिल करके सबमिट करानी होती है। अब बात करते हैं, मोर देन 5 करोड़ टर्नओवर वाले मंथली रिटर्न सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। किसको? मोर देन 5 करोड़ जो टर्नओवर है उनको मंथली रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। 5 करोड़ से जो कम टर्नओवर करने वाले हैं वो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम क्यूआरएमबीएम, कीप रिमेंबर, क्वार्टरली रिटर्न, उनको जो रिटर्न भरना होता है क्वार्टरली है और मंथली उनको पेमेंट करना कंपलसरी होता है। वे हर क्वार्टरली रिटर्न्स में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो क्वार्टरली स्कीम नहीं ऑप्ट करते हैं तो उन्हें हर मंथ रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। दिस इज द कंपलसरी। अगर उन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को नहीं लिया है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? मंथली उनको आपकी रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी और उनकी पेमेंट भी आपको मंथली करनी पड़ेगी। लेकिन जो क्यूआरएमपी स्कीम ले रहे हैं तो अगर उन्हें जो अपनी टैक्स की पेमेंट है वो मंथली करनी पड़ेगी और रिटर्न है उन्हें क्वार्टरली बेस में सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइप ऑफ जीएसटी रिटर्न्स देख लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जीएसटीआर 1 की बात करते हैं। इन दिस रिटर्न फाइलिंग आपको अपने बिजनेस की आउटपुट सप्लाई जो है, जैसे आपकी जो बिजनेस है उसकी जितनी भी आउटपुट सप्लाई है उसके जितनी जितनी डिटेल्स है, आपने जो सेल किया है, आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है, उसकी सारी डिटेल्स। इसके अलावा जो बता रहा हूँ आपको कि जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिस्टम होता है, आरसीएम के अकॉर्डिंग की गई जितनी भी परचेजेज है आपने, ठीक है, जिसमें आपने परचेस की है तो टैक्स लाइबिलिटी जो आपके ऊपर इम्पोज होती है, ओके, उसकी डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेगी। अदर स्टेट के बीच में अगर आपका कोई स्टॉक ट्रांसफर होता है तो उसकी डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेगी। इस टाइप में बिजनेस कैटेगरी के अकॉर्डिंग में जीएसटीआर 1 रिटर्न को सबमिट करना होता है। अब बात करते हैं जीएसटीआर 1 रिटर्न 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जीएसटीआर 1 में 2 टाइप आते हैं। एक तो ले लेता हूँ क्यूआरएमपी स्कीम में। क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं, जिन बिजनेसेस ने जीएसटी की क्यूआरएमपी स्कीम को अपना रखा है, वो रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उन्हें क्वार्टर के बिजनेस का रिटर्न सबमिट करना होता है, ठीक है। क्वार्टरली नेक्स्ट मंथ की तारीख, जैसे कि मानिए आपका बिजनेस है, ये बिजनेस जो मंथ है आपका 3 मंथ्स हो गया, ये क्वार्टर फिनिश हो गया, तो इसका जो नेक्स्ट मंथ रहता है उसकी 13 तारीख तक आपको अपना रिटर्न फिल करके सबमिट करना होता है। अब मैं बात करता हूँ नॉन क्यूआरएमपीएस, जो क्यूआरएमपीएस में रजिस्टर्ड नहीं है, ओके, जो क्यूआरएमपीएस स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए कैसा होता है कि उन्हें मंथली के बेसिस पे बिजनेस की रिटर्न को सबमिट करना होता है। बिजनेस वाले मंथ के नेक्स्ट मंथ में, जो बिजनेस का जो मंथ रहता है उसके नेक्स्ट मंथ में 11 तारीख तक आपको सबमिट करना होता है, ठीक है, 11 तारीख। क्वार्टरली बेसिस में मंथली पेमेंट क्वार्टरली रिटर्न में 13 तारीख तक करना होता है और जो नॉन रजिस्टर्ड इन क्यूआरएमपी में है तो उन्हें 11 तारीख तक सबमिट करना पड़ता है मंथ के नेक्स्ट में, ठीक है। मंथली तो उन्हें रिटर्न, उन्हें हर मंथली में बिजनेस की रिटर्न सबमिट करनी पड़ रही है किसमें? नॉन क्यूआरएमपी में। और नेक्स्ट मंथ में उनको जो डेट आ रही है उसकी बिजनेस की मंथ की, नेक्स्ट मंथ में 11 तारीख तक उन्हें सबमिट करनी पड़ेगी। जीएसटी में क्यूआरएमपी स्कीम है, उसके तो कुछ बेनिफिट्स हैं, वो बिजनेसमैन को कैसे मिलते हैं। जैसे कि मानिए स्मॉल टाइप के बिजनेस हैं जो मंथली जीएसटी रिटर्न भरने के लिए
जो उनको रिलीफ दिया है, जो मंथली उनके रिटर्न्स है उनको रिलीफ मिल जाता है। तो उनको रिलीफ क्या मिल जाता है कि क्यूआरएमपी स्कीम उन्होंने शुरू कर रखी है, ठीक है। इसमें आपको जो जो बिजनेस हैं उनको क्या है कि टैक्स हर मंथ भरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बिजनेस टैक्स का जितनी भी डिटेल्स है उनको एवरी 3 मंथ रिटर्न सबमिट करने की सुविधा मिल जाती है। जैसे कि 5 करोड़ के ऊपर, 5 करोड़ के कम में, जो ऊपर नहीं, 5 करोड़ के कम में सालाना टर्नओवर वाले जितने भी बिजनेस है उनको जीएसटी की क्यूआरएमपी स्कीम लेने की फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। क्यूआरएमपी स्कीम लेने पर आपको सिर्फ क्वार्टरली बेस पर रिटर्न जीएसटीआर 1 सबमिट करना होता है, ठीक है। हालांकि टैक्स जीएसटी का पेमेंट है हर मंथ आपको करना होता है। इसका जो फुल फॉर्म आपको मैंने पहले बताया था कि जो इसका जो फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑन टैक्सेस, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्यूआरएमपी में है कि वो रेगुलर में है। तो जीएसटीआर 2 की बात कर लेता हूँ। जीएसटीआर 2 के अंदर जो आपकी परचेजेस की जितनी डिटेल रहती है, आपका जो बिजनेस है, जितने भी आपने परचेजेस किए हैं, वो आपकी सारी परचेजेस की रिपोर्ट जीएसटीआर 2 में एज पर आपकी अकाउंटिंग बुक, कंपनी अकाउंटिंग बुक, आप जैसे टैली में कर रहे हो तो टैली मिलेंगी। अगर आप कहीं एक्सेल में मेंटेन कर रहे हो तो वहाँ पे भी जीएसटीआर 2 में रहता है, ठीक है। सारी परचेजेस आपकी वहाँ अवेलेबल रहती है। आपकी जो वेबसाइट है, यानी आपका जीएसटी नंबर वेबसाइट पे है, वहाँ पे आपकी परचेजेस की डिटेल ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाती है। वो कैसे आती है कि आपने जहाँ से परचेजेस किया है, तो किसी ने पार्टी ने आपको सेल किया है, तो सेल किया है तो वो सारी डिटेल उनके लिए तो जीएसटीआर 1 हो गया सेल करने वाले, तो वो अपनी सारी डिटेल जीएसटीआर 1 की वहाँ पे रिटर्न फाइल में जब चढ़ाते हैं, डिटेल सबमिट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जीएसटीआर की जो वेबसाइट में आपका जीएसटीआर नंबर में है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाती है। तो इस जीएसटीआर 2 को भरना कंपलसरी नहीं है। जीएसटीआर 3 के अंदर जितनी भी सेल्स और परचेजेस की डिटेल्स होती है, लेकिन अभी इसको ना करके गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 3B को लॉन्च कर रखा है, जो स्टिल इज अ वर्किंग। इसमें हम देख लेते हैं, इन द इनिशियल ईयर ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन ऑल बिजनेस ऑफ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उनकी, जितनी ज़्यादा उनकी कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको सेव करने के लिए एकदम ईजी रिटर्न फॉर्म सबमिट करने के लिए फैसिलिटी बनाई गई है, जिसका नाम है जीएसटीआर 3B, दैट्स विच इज स्टिल रनिंग। ओके, इसमें आपको अपने आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई कि जितने भी साथ में जितनी आपकी जो पेमेंट हो चुकी है टैक्स की, उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होती है। अभी देखिए जनवरी 2022 से ये रूल भी स्टार्ट हो गया था कि जो टैक्सेबल फॉर्म है जीएसटीआर 3B नहीं सबमिट करेंगे ना, जो ये जनवरी 2022 से था, जो नहीं सबमिट करेंगे ना, उन्हें जीएसटीआर 1 भरने की भी परमिशन नहीं मिलेगी। बी रिमेंबर फ्रेंड्स, जनवरी 2022 से जो रूल शुरू हुआ था कि जो टैक्स पेयर है वो फॉर्म जीएसटीआर 3B अगर सबमिट नहीं करते हैं तो उन्हें जीएसटीआर 1 भी सबमिट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। जीएसटीआर 3B की जो लास्ट डेट है ना, वो भी क्या होता है कि कैटेगरीज, बिजनेस की कैटेगरीज होती है, उसके अकॉर्डिंग पे वो डिसाइड रहती है कि भैया ये कौन से टाइप के बिजनेसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी लास्ट डेट डिसाइड रहती है, ठीक है, सबमिट करने की। तो इस जीएसटीआर 3B के अंदर मैं बात कर लेता हूँ क्यूआरएमपी बिजनेस के बारे में। तो जिन बिजनेस ने जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उन्हें क्वार्टरली बेस पे बिजनेस की रिटर्न सबमिट करनी होती है, ठीक। इसमें कुछ बात कर लेते हैं कुछ स्टेट्स की। एक्स कैटेगरी वाले जो राज्य हैं उनकी मैं बात करता हूँ। तो बिजनेस के लिए जीएसटीआर 3B रिटर्न हर क्वार्टर के बाद वाले नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, जो 3 मंथ का क्वार्टर है उसके नेक्स्ट मंथ में 22 तारीख तक, यानी 22 दिन के अंदर या भी 22 तारीख तक रिटर्न सबमिट करना कंपलसरी है। सो एक्स कैटेगरी के स्टेट्स हैं, उसके कुछ नाम बता देता हूँ आपको। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला और तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप, ये सब हैं। बाकी आप इसकी नेट पे भी पूरी डिटेल्स सर्च करिएगा। वाई कैटेगरी की स्टेट हैं, उनकी बिजनेस के लिए जीएसटीआर 3B रिटर्न क्वार्टरली के बाद में, मंथ में, देखिए कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है दोनों का, क्वार्टरली या 3 मंथ्स का, उसका भी 3 मंथ्स का, ये भी समझिएगा आपके। लेकिन दोनों की जो ड्यू डेट है ना, 2 दिन का फर्क है। वो नेक्स्ट मंथ में 22 है, ये नेक्स्ट मंथ में 24 है, 22 में 24, 2 दिन से आप याद रख सकते हैं कि आप जीएसटीआर 3B में जो क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर है उनकी ड्यू डेट कैसे आती है। क्वार्टर बिजनेस का फिनिश होने के बाद में नेक्स्ट मंथ में एक जो है वाई कैटेगरी के स्टेट्स में जो बिजनेस है उनके लिए 22 है, और जो एक्स कैटेगरी वाले 22 है, वाई कैटेगरी के लिए उनकी 24 लास्ट ड्यू डेट रहती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं इसमें वाई कैटेगरी वाले में? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा एक्सेट्रा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मेघालय, असम, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा, ये त्रिपुरा और मणिपुर, ऐसे जितने स्टेट्स हैं वो इसमें फॉल करते हैं। ओके, सो अभी नॉन क्यूआरएमपी स्किल की बात कर लेता हूँ। जो नॉन क्यूआरएमपी स्किल के बिजनेसेस हैं, जिन बिजनेस ने जीएसटी की क्यूआरएमपी स्कीम को अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, ठीक है, उन्हें हर मंथ में याद रखिएगा
क्यूआरएमपी स्कीम में वो है ही नहीं, तो वो क्या होंगे, नॉन क्यूआरएमपी स्कीम में होंगे। बट उनका जो उन्हें क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा कि उन्हें हर मंथ में बिजनेस की रिटर्न सबमिट करना बहुत कंपलसरी है। बिजनेस वाले नेक्स्ट मंथ में उनकी 20 तारीख है, देखिए पेमेंट भी उनका उसी में हो गया है मंथ में, और उनकी रिटर्न नेक्स्ट मंथ के अंदर की 20 तारीख तक उनको सबमिट करनी कंपलसरी है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कंपोजिशन स्कीम की। CMP 08 ये एक चालान होता है जो कंपोजिशन स्कीम्स को ऑप्ट करते हैं, उनके लिए एक नॉर्मल चालान का फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ता है। एज पर द GST कंपोजिशन स्कीम लेने वाले बिजनेस को हर क्वार्टर के पर टैक्स पेमेंट करना होता है। ठीक है, क्वार्टरली बेस पे उनको टैक्स का पेमेंट करना है, एंड इंस्टेड ऑफ रिटर्न एंड जो स्टेटमेंट होता है, इसका एक स्टेटमेंट का चालान वो फिल करना है और सबमिट करना है। इसे हम कहते हैं CMP 08, जो इसका नाम रखा गया है CMP 08। हु कैन ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, हु कैन ऑफ दिस कंपोजिशन स्कीम, अगर इसकी बात करूँ तो कौन ले सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले स्टेट्स हैं जिनकी एनुअल टर्नओवर 1.5 CR से ज़्यादा है, 1.5 करोड़ से उनकी टर्नओवर। जनरल कैटेगरी वाले जो जनरल कैटेगरी के स्टेट्स हैं जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक टर्नओवर वाले बिजनेसेस हैं, वो कंपोजिशन स्कीम को ले सकते हैं, 1.5 करोड़ वाले। ठीक है, इवन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं वो उनके लिए 75 लाख तक का टर्नओवर है। ओके, 7.5 मिलियन कह सकता हूँ, 75 लाख रुपए तक का टर्नओवर उन जैसे बिजनेस के लिए जो स्कीम को ऑप्ट करते हैं कंपोजिशन के अंदर। ओके, ओनली सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर जो सर्विस सेल करते हैं, ठीक है, ईयरली उनका 50 लाख रुपए से कम टर्नओवर पर इस स्कीम को ले सकते हैं। ठीक है, GST में स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स को कुछ आप बता देता हूँ। इसमें GST के अंदर इसी में CMP में GST में जो कुछ स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे जितने भी स्टेट्स हैं जो अपनी कंपोजिशन स्कीम के अंदर ले रहे हैं, उनके लिए 3 फैक्टर मैंने आपको बताए थे। एक का तो है कि आपको 1.5 करोड़, एक का है 75 लाख, एक का है आपको 50 लाख। 50 लाख सर्विस सेक्टर वालों के लिए है। ठीक है, तो आपको ये याद रखता है। अभी मैं इसी के अंदर एक पॉइंट कर लेता हूँ, ये तो हो गए थे हु कैन ऑफ द कंपोजिशन स्कीम। अब यहाँ बात करता हूँ कैन नॉट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम। देखिए, सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट रिलेटेड सर्विसेज, सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट ऑफ सर्विसेज, ये बंदे ये स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स पेड सप्लायर, एग्जाम सप्लायर, ठीक है, मेक ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बिजनेस हु सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक, अब ई कॉमर्स ऑपरेटर आप समझे, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है जैसे आपके ई कॉमर्स बिजनेस हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब ये स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल है, नहीं कर सकता है। कैजुअल टैक्सेबल है बट नॉन रेजिडेंस है, नहीं कर सकता है। आइसक्रीम बनाने वाला नहीं कर सकता है, और मसाला एंड तंबाकू बनाने वाला नहीं कर सकता है। टैक्स पेयर सप्लायर एग्जाम सप्लाई वाला है, भाई जिसकी टैक्स पेयर सप्लाई ऑलरेडी है और एग्जाम सप्लाई के अंडर में है, तो वो ये स्कीम को उसने ले रखी है, रेगुलर ले रखी है, तो वो स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है। देखो, सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट रिलेटेड सर्विसेज, भाई रेस्टोरेंट रिलेटेड सर्विस के अलावा जो स्कीम्स हैं वो ये सप्लाई सर्विस कर रहे हैं, वो ये नहीं कर सकते। तो इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड कर देता हूँ कि देखिए, कंपोजिशन 08 सबमिट करने के लिए लास्ट डेट हर क्वार्टर के नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख रहती है। हर क्वार्टर की नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख रहती है। CMP 08 सबमिट करना होता है। दिस फॉर्म is in the form of a चालान in which you have to calculate your own tax liability for that quarterly basis। आपको अपनी जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी है, ओके, आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको कैलकुलेट करना है, और करने के बाद में ये रिटर्न्स में सबमिट करना है। रिटर्न्स का नाम क्या है, CMP 08 कंपोजिशन स्कीम्स के लिए। GSTR 5 और GSTR 5A की बात कर लेते हैं। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन is one who does not have any business established in India but is here for a short period of time to make a supply or purchase of both। मतलब क्या कि कोई मतलब यहाँ पे आप मानिए कि नॉन रेजिडेंस पर्सन है, वो यहाँ का है नहीं, NRI पर्सन है, वो यहाँ का नहीं है, तो वो बंदा यहाँ आया, अपना उसने बिजनेस स्टार्ट किया या कुछ महीने के लिए रुका और अपना बिजनेस उसने स्टार्ट किया 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो उसे GSTN नंबर लेना होता है, चाहे वो टेम्परेरी बेस हो, चाहे वो वहाँ रुक के ले रहा हो 2 महीने 3 महीने के लिए, तो उसे वो GSTN नंबर लेना होता है और फिर उसे उसके अकॉर्डिंग पे उसे टैक्स भरना होता है, और टैक्स की चालान भी जो GSTR रिटर्न है 5 वो उसे सबमिट करनी होती है। नॉन रेजिडेंस फॉरेन जो टैक्स पेयर होते हैं, बिजनेस एज पर दी GST बिजनेस करते हैं, उन्हें हर मंथ की अपनी परचेज एंड सेल्स की डिटेल्स के साथ साथ क्या होता है कि पेमेंट्स का
डिटेल्स भी उसे रिटर्न GSTR 5 में देनी होती है। दिस इज द थ्रू द ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज OIDAR सर्विस देने वाले फॉरेन बिजनेस को हर मंथ की, ठीक है, हर मंथ की परचेज एंड सेल्स और टैक्स डिटेल्स रिटर्न्स फॉर्म GSTR 5A के अकॉर्डिंग देनी होती है। एवरी मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ जो इनका जो मंथ आया है, एवरी मंथ के बाद में नेक्स्ट मंथ की जो 20 तारीख रहती है, जब तक इनको रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR 5 और GSTR 5A सबमिट करना कंपलसरी होता है। ठीक है, अब GSTR 6 की मैं बात कर लेता हूँ। देखो फ्रेंड्स, 6 की बात बहुत अच्छी है, आप ये बात को समझिएगा। GSTR 6 क्यों करते हैं? देखिए, कोई मानिए कोई अभी इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, कोई अकाउंटेंट या फिर ऑलरेडी किसी अकाउंटिंग जॉब में है, किसी अकाउंटिंग प्रोफाइल में है, वो अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर, जो कंपनी जिसकी हेड ऑफिस किसी एक स्टेट में है और उसकी डिफरेंट ब्रांचेज है और वो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, तो वो उस कंपनी में जाना चाहते हैं। अगर वही कंपनी के HR या अकाउंट्स के डिपार्टमेंट को क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप बताइए कि हमारी इतनी ब्रांच है और हमारा हेड ऑफिस यहाँ है, हमारी टैक्स की GST की कैलकुलेशंस कैसे होती है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ जाए, क्या आप इसको कर पाएंगे? ये आपके क्वेश्चंस आपको दे दें तो आपकी टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप हमारे लिए इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस चीज़ों को भी जानिए। GSTR 6 उनके लिए भरा जाता है जिनकी एज पर द GST इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो रहते हैं, बिजनेस करने वाले, हर मंथ ये रिटर्न सबमिट करना होता है उन्हें। कब करना होता है? हर मंथ रिटर्न सबमिट करना होता है। किसी एक बिजनेस को, बिजनेस मानी किसी का एक बिजनेस है, हेड ऑफिस है, वो अपने ब्रांचेस और ऑफिसेस के अकॉर्डिंग अब यह सिस्टम वर्क करता है। उनके जितने भी ब्रांचेस हैं उसके अकॉर्डिंग अपने हेड ऑफिस से जोड़ करके वही सिस्टम जो कंप्लीट GST का, ये GSTR 6 के अंडर फॉल करती है इस टाइप के बिजनेस, वो ऐसा वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि ऑल मटेरियल सर्विसेज की परचेजेस की एक हेड ऑफिस से की जाती है। देखो, ऑल सर्विसेज जो परचेज कर रहे हैं, ठीक, मान ली सर्विस सेक्टर है और वो सर्विस के लिए जितनी भी परचेजेस उसकी हो रही है वो अपने हेड ऑफिस से कर रहा है, ठीक है। ब्रांचेज जिन जिन स्टेट्स में हैं उन स्टेट्स के अंदर भी उन्हें GST नंबर लेना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो वहाँ परचेज नहीं कर रही है, उनकी ब्रांच ओनली सेल कर रही है, परचेज हेड ऑफिस कर रही है, उनका GST नंबर सेपरेट है। तो होता क्या है कि आपको आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है कहाँ पे से मिलेगी? आपके हेड ऑफिस में रहती है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो आप उसको डिवाइड कर देंगे आपकी ब्रांचेस में, ठीक है। मेरे हेड ऑफिस दिल्ली में है और मेरी एक ब्रांच हरियाणा में है, तो मेरी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है मैं हरियाणा को शेयर कर दूंगा, जिससे मेरा ITC मुझे अवेल करने में आसानी रहेगी। वो अपने रिटर्न भरेंगे हरियाणा वाले ब्रांच के, यहाँ वाले हेड ऑफिस वाले अपने रिटर्न भरेंगे, लेकिन सेल्स परचेज की इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। तो इस बात का आप समझें। तो हेड ऑफिस की ओर से अपनी जितनी भी परचेज रहती है उनको टैक्स क्रेडिट का डिवाइड कर देते हैं, उनको डिवाइड करके अपनी ब्रांचेस में दे दिया जाता है। तो उसके मंथ के ठीक बाद में, जो मंथ रहता है उसके मंथ के ठीक बाद में ही 13 तारीख तक इस रिटर्न को GSTR 6 के अकॉर्डिंग में इसे सबमिट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये कंपलसरी भी है कि उन्हें जो इसकी जो ड्यू डेट है 13, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में, मंथ के ठीक नेक्स्ट मंथ के बाद में जो भी रहेगी उस डेट पे इनको सबमिट कर दिया जाता है। GSTR 7 की बात कर लेता हूँ मैं। GSTR 7 पे एज पर दी TDS कलेक्शंस, अंडर द GST TDS कलेक्शन जो कर रहे हैं, जो GST SGST CGST पे भी अगर आपका TDS कुछ कलेक्ट हुआ है या आपकी बिजनेस ने कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करी है जिस पर TDS कलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो वो होते कौन है? ऐसे तो मानिए आप जैसे अथोराइज एजेंसी हो गई है, और बिजनेस को हर मंथ में क्या है कि ऐसे टाइप के बिजनेस को हर मंथ में GSTR 7 को सबमिट करना होता है। इसमें कैसा होता है, टैक्स पेयर के बारे में जो बेसिक डिटेल्स होती है, जैसे टैक्स पेयर है भाई, जिसने सर्विस प्रोवाइड की है, सामने वाले ने, हमने सर्विस प्रोवाइड की है, ओके, और या फिर सामने वाले ने जो सर्विस प्रोवाइड की, हमने सर्विस परचेज कर ली सामने वाले से, तो जितना भी TDS हमारा डिडक्ट होता है या सामने वाले का डिडक्ट होता है TDS, तो वो TDS से सामने वाली पार्टी का GSTN नंबर, इसके अलावा उनका GSTN नंबर और उनकी इनवॉइसेस को हमें GSTR 7 में सबमिट करना पड़ता है, शो करना पड़ता है कि ये इस टाइप का TDS हमने डिडक्ट किया है और इसकी डिटेल GSTR 7 में देनी होती है। साथ ही जिस तरह के GST SGST CGST IGST पर TDS काटा गया है, ठीक है, उसकी जानकारी भी देनी होती है। अगर किसी तरह की कोई पेनल्टी है, इंटरेस्ट है जो पेंडिंग है या दे दिया, वो भी हमें सबमिट करनी पड़ती है एवरी मंथ के बाद में, एवरी मंथ के बाद में नेक्स्ट मंथ जो 10 तारीख आती है उस तारीख पर इसकी रिटर्न्स को भरना कंपलसरी है। GSTR 8 की बात कर लेते हैं। ई-कॉमर्स बिजनेसेस, जितने भी ई-कॉमर्स बिजनेस हैं वो सब GSTR 8 में फॉल करते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, स्नैपडील, ये जितने भी टाइप के बिजनेस हैं ये सारे GSTR 8 में फॉलो करते हैं।
इनको हर मंथ के बिजनेस के जितने भी टीसीएस कलेक्ट इन्होंने किया है, टैक्स कलेक्टेड शॉर्ट्स जो होता है, उनकी सारी डिटेल्स, उनके अकाउंटेबिलिटी करके सारी डिटेल्स इस रिटर्न जीएसटीआर 8 के अकॉर्डिंग उन्हें सबमिट करना होता है। यह रिटर्न आपकी जो ये मंथली रिटर्न है, नेक्स्ट मंथ में ये मंथ की जो टीसीएस है वो नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक ये सबमिट करना कंपलसरी है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं, ये हो गया आपको क्वार्टरली, रेगुलरली, मंथली, ये आपके इस स्कीम में चलेगा। ठीक है, अभी हम जब बात करेंगे वो होता है आपका एनुअली रिटर्न। तो देखो, जिस जीएसटी में रजिस्टर्ड ऑल बिजनेस को हर फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न्स को सबमिट करना होता है। ठीक है, आप इसको देख लेते हैं, जीएसटीआर 9 को ले लेते हैं पहले। जीएसटीआर 9 में जीएसटी में रजिस्टर्ड बिजनेस है जितने भी रेगुलर के लिए ईयरली रिटर्न उनको देनी होती है। इन दिस यू हैव टू गिव रफ डिटेल ऑफ परचेज एंड सेल्स, टैक्स पेमेंट एक्सेट्रा, ये सब आपको देनी होती है। और होल ईयर फाइनेंशियल ईयर जो रहता है उसका आपको इसमें सबमिट करना पड़ता है। जीएसटी डेट ऑफ डूइंग सो इज 31 दिसंबर एवरी ईयर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर एंड फिस्कल ईयर। तो ये क्या होता है कि जैसे कि आपने फाइनेंशियल ईयर कौन सी 1 अप्रैल 2000 सो एंड सो टू 31 मार्च, तो अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा और वहां से लेके दिसंबर 31 तक आपको टाइम मिलता है जीएसटीआर 9 को सबमिट करने के लिए। ज़्यादा नहीं मिलता, ज़्यादा मिलेगा तो पेनल्टी के चक्कर में आ जाओगे। जीएसटीआर 4 किसको सबमिट करनी पड़ती है? दोज ऑब्टेनिंग फॉर द कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, जो कंपोजिशन स्कीम आपको बताई थी, दोज ऑब्टेनिंग फॉर द कंपोजिशन स्कीम आर रिक्वायर्ड टू अकाउंट ऑफ देयर सेल्स एंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर एज वेल। जो टैक्स पेमेंट किया भाई वो भी उनको जीएसटीआर 4 में सबमिट करना पड़ता है। ये कैसे करना पड़ता है? हर साल का डिफरेंशियल गया उसके बाद। और मैंडेटरी क्या है? 31 दिसंबर तक रहता है, इसमें मैंडेटरी है। ठीक है, जीएसटीआर 9B की मैं बात कर लेता हूँ। तो 9B के अंदर क्या होता है? ई कॉमर्स जो कंपनीज है जितनी भी, ई कॉमर्स बिजनेस जितने भी, अगेन वही वाले जो जीएसटीआर आपको मैंने पहले बताया था कि जीएसटीआर किस में वो फॉल कर रहे थे, जीएसटीआर 8 में जो फॉल कर रहे थे। ओके, जीएसटीआर 8 में जो फॉल कर रहे थे ई कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजोन वगैरह, ये जितनी भी हैं, उनको क्या करना पड़ता है? अपने सालाना बिजनेस एंड जितने भी उन्होंने रिकवर किया है टीसीएस, मैं टीसीएस का बोला था, टीसीएस कलेक्ट करते हैं, जितना भी उन्होंने टीसीएस कलेक्ट किया है उनकी जितनी भी डिटेल्स है वो एनुअली रिटर्न्स है आपको आफ्टर फाइनेंशियल ईयर जीएसटीआर 9B के अकॉर्डिंग सबमिट करनी होती है। इसकी ड्यू डेट की बात करता हूँ तो सेम इट्स मैंडेटरी टू फिल एंड सबमिटेड बाय 31 दिसंबर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर को आप समझ लीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर में जो बिजनेस किया था, फिर नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, वो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर तक होता है, लेकिन इस 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक आपको ये सबमिट करना है जीएसटीआर 9B में। ये पॉइंट आप याद रखिए। ओके, जीएसटीआर 9C की बात कर लेता हूँ। एनुअल टर्नओवर मोर देन 2 करोड़, ठीक है, वाले जितने भी बिजनेस हैं जिन्हें अपने ईयरली रिपोर्ट्स की ऑडिट करनी होती है, उन्हें जीएसटीआर रिटर्न सबमिट करना पड़ता है 9C। ठीक है, एवरी ईयर आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर सेम इट इज मैंडेटरी टू फिल एंड सबमिट इट बाय 31 दिसंबर। सेम रहता है। 2 करोड़ से ऊपर है जिनको अपनी एनुअली जो उसकी ऑडिट करनी पड़ती है, उनको जीएसटीआर 9C में। जो 2 करोड़ से मोर देन ऊपर हो रहा है टर्न ओवर। ठीक है, जीएसटीआर 10 की बात कर लेता हूँ। देखिए, जीएसटीआर 10 के अंदर एग्जाम्पल मैं ऐड कर देता हूँ। मानिए आपको बिजनेस आपका नहीं चलाना है, बिजनेस बंद करना है, जीएसटीआर नंबर कैंसिल करना है, तो ये सब प्रोसेस के लिए आपको जीएसटीआर 10 को रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जिसमें जीएसटीआर नंबर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैंसिल खत्म करना है, फिनिश करना है। ऐसा करने के लिए आपको फाइल रिटर्न फॉर्म सबमिट करना होता है। रिटर्न जीएसटीआर 10 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो लास्ट जो ट्रांजेक्शन है डील्स की, बिजनेस की, जिसमें या कोई टैक्स वगैरह उसमें अभी बचता है, तो उसकी भी सारी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। तो आपकी जो अगर कोई टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो वो टैक्स लायबिलिटी की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। बट एक बात याद रखिएगा, जब भी आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल होता है या सरेंडर जब आप कराते हैं, तो उसके कैंसिल होने के 3 महीने के भीतर भीतर आपको जीएसटीआर 10 सबमिट करनी होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। जीएसटीआर 11 की बात कर लेता हूँ मैं। ये वो बिजनेसेस होते हैं वो आर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं ना, जो यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। जैसे कि आप एम्बेसी की बात कर लूँगा, जैसे आपको वहाँ यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे है। तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि अपनी मंथली परचेजेस है, जितने भी मंथली परचेजेस है ना, उन्होंने जिसमें जीएसटी उन्होंने पे किया है, तो उनकी डिटेल्स उन्हें आपको जीएसटीआर 11 में सबमिट करनी पड़ती है। अच्छा, जीएसटी वापस मिल जाती है। जो उन्होंने जीएसटी पे किया है वो जीएसटी अपना वापस लेने के लिए उनको जीएसटीआर 11 में रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है। पर उन्हें एक यूनिक नंबर दिया रहता है जिसका नाम रहता है यूनिक आइडेंटिटी नंबर। वो अपने इस नंबर के अकॉर्डिंग जीएसटीआर 11 को सबमिट करते हैं और अपना जितना भी उन्होंने टैक्स दिया था, यानी उनको जो टैक्स अप्लाई हो गया था, लग चुका था,
जो टैक्स उन्होंने दिया था वो वापस रिटर्न लेने के लिए GSTR 11 का फॉर्म और GSTR 11 की रिटर्न को वो सबमिट करते हैं। ठीक, जिस मंथ की जिन्होंने परचेजेस किए हैं उसका स्टेटमेंट सबमिट किया जाता है साथ में। उसके बाद में मंथ की, मतलब इस मंथ में किया उन्होंने तो नेक्स्ट मंथ में 28 तारीख तक GSTR 11 उनको सबमिट करना कंपलसरी है। ओके, अब बात करते हैं लास्ट वाला, नील GST रिटर्न क्या होता है। देखिए, अगर नील रिटर्न क्या है, नाकारा का मैं साहब नाकारा का मतलब कि कोई बिजनेस ओपन हो चुका है, ठीक है, और वो बिजनेस उनका रन नहीं हो रहा है या फिर कोई बिजनेस रन नहीं करा रहा है, लेकिन वो GST नंबर लेके बैठ गया है, ठीक है, या उनकी परचेजेस नहीं हो रही, या उनकी कोई मिसफॉर्चून हो चुका है, कुछ भी ऐसी डिफिकल्टीज से वो गुजर रहा है बिजनेस, जहाँ पे उनकी परचेजेस नहीं है, जहाँ पे उनकी सेल नहीं है, तो भी उन्हें GSTR रिटर्न सबमिट करनी होती है, चाहे वो बिजनेस हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन उन्हें सेल्स की और परचेज की डिटेल्स, और कोई भी उनका टैक्स तो बनती ही नहीं है, टैक्स तो है ही नहीं उनके ऊपर, उनका कोई बिजनेस ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो उन्हें फिर भी GST की रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि नील रिटर्न किन्हें सबमिट करनी होती है। अभी तो फ्रेंड्स, ये था GST रिटर्न्स के बारे में जानना। ये GSTR रिटर्न्स की हमने जो बात करी है, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप जब भी किसी भी अकाउंटिंग प्रोफाइल में वर्क कर रहे हैं तो आप ओनली यही नहीं जान पाएंगे कि GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 भी से ही इनको काम पड़ता है। नहीं भाई, आगे के एनुअल रिटर्न्स हैं, क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न्स हैं, रेगुलर बेसिस पे रिटर्न्स हैं, ठीक है। कुछ डिफरेंट टाइप की स्टेट्स हैं, जैसे Y कैटेगरी के, X कैटेगरी के, उनमें QRMP स्कीम्स में कैसे टर्नओवर कितना है उनका, किसी का 1.5 करोड़, किसी का 75 लाख, किसी का 50 लाख सर्विस प्रोवाइडर पे, ठीक है। GSTR 6 की मैंने बात करी थी, जहाँ पे आपने वर्क कर सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे बिजनेसेस ज़्यादा चल रहे हैं जो GSTR 6 में आते हैं। इनपुट टैक्स सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो रहते हैं, जो इनको किस तरीके से टैक्स लायबिलिटी जनरेट होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जाना। इन चीज़ों की आप ये जितने भी GSTR के हैं, इनको, इनकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड में सबमिट कर लीजिए, ताकि आपको जहाँ पे भी नॉर्मल आपकी अगर डिबेट्स या कम्युनिकेशन किसी से होती है, तो भी आप ये फटाफट बता सकते हैं। आपको पूरा वास्ट GST की लॉ को पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत वास्ट है, जिसमें आपको जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आप बोरिंग हो जाएंगे, ठीक है। ये रिलेटेड, एक प्रैक्टिकल रिलेटेड आपको आइडिया रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, and please hit that subscribe button and let's embark on the incredible journey together. Don't forget to ring the notification bell to never miss a single moment of fun and excitement. Thank you so much for choosing Triple Accountancy as your destination for better knowledge. Thank you so much for watching this video. See you in next.